हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड लेसन 17 का। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट चल रहा था जो 1962 की बात हो रही है। तो उसके अंदर एग्जम्पशन अंडर कस्टम एक्ट कुछ ऐसे गुड्स भी है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन भी है जहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। जैसे अगर कोई भी हमारा गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है, वहां इंडिया में आया, तो जो ये गुड्स आया इस पे हमें 1 रुपए भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी, उसके अंदर एग्जेप्शन है। अब कब है वो भी देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification come notification in official gazette exempt generally or subject to such condition as may be specified in the notification, which would need to fulfill before या फिर after clearance goods of a specific description from the whole or any part of the duty of the custom। सिंपल सी बात कहेगी, जब गवर्नमेंट को लगता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हाँ भाई किसी चीज को, किसी भी चीज पे कस्टम ड्यूटी, किसी भी गुड्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा इन ऑफिशियल गेजेट। ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन देगा कि इस गुड्स पे 1 रुपए भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जब वो कुछ कंडीशन दिए होंगे वो उस कंडीशन को फुलफिल करता है, या तो पूरी की पूरी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी या तो थोड़ी बहुत लगेगी, थोड़ी बहुत नहीं लगेगी। सिंपल ना। दूसरा, ये पहला मान लीजिए, कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है, इट मे बाय स्पेशल ऑर्डर exempt फ्रॉम द ड्यूटी एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज लाइएबल ओनली अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। ये तो क्या था, एक गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गैजेट में क्या कर देती है कि हाँ उसमें नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरा क्या है, स्पेशल ऑर्डर द्वारा किसी भी गुड्स को वो एग्जाम कर सकते हैं कि उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, नो ड्यूटी इज टू बी कलेक्ट इफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेबल इज लेस देन और इक्वल टू 100 रुपीज, लेस देन और इक्वल टू 100 रुपीज। मान लिया जाए कि अगर किसी भी गुड्स की, अगर मान लिया जाए कोई गुड्स आ रहा है, कोई भी गुड्स आ रहा है, 100 रुपए का गुड्स आ रहा है, अगर इसकी ड्यूटी कैलकुलेट करा तो वो हमारी 90 रुपीज की होगी, 99 रुपीज की हो गई। तो इस पे ये क्या होगा, ये भी हमारा, इस पे भी हमें कस्टम ड्यूटी, ये 99 रुपीज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। सिंपल। सेकंड हो गया, या नीचे थर्ड हो गया, वो जनरल स्पेसिफिक एग्जेप्शन मेंशन अबव may be granted by providing for levy of duty at a rate expression in a form which is different from the statutory rate। ठीक है, an exemption notification cannot be withdrawn and the duty cannot be demanded with the retrospective effect। एग्जेप्शन जो है वो कभी भी विड्रॉ नहीं करा जा सकता और जो ड्यूटी डिमांड है वो भी नहीं करी जा सकती। सिंपल। नाउ अब बात करते हैं ऑफिसर ऑफ कस्टम लॉ। ऑफिसर ऑफ कस्टम लॉ, पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर, जो हमारे गुड्स है, अगर हम मान लें, हमने पढ़ा कि अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो इंपोर्ट के टाइम में हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करनी पड़ती है किसके सामने, कस्टम ऑफिसर के सामने। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर लेना पड़ता है कस्टम ऑफिसर से कि हम गुड्स क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही कस्टम ऑफिसर के क्या क्या पावर होते हैं उसकी बात करते हैं। कस्टम ऑफिसर आर ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर वेयर हाउसिंग स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन जो वेयर हाउसिंग जहां हम गुड्स रख सकेंगे वो कौन कौन से स्टेशन होंगे। अलाउ सेटिंग अप वेयर हाउस, या पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो अलाउ कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ अपना आराम से एक वेयर हाउस बना सकते हैं। पावर टू सर्च व्हीसल कन्वेंस पर्सन, कोई भी कन्वेंस, कोई भी व्हीसल, कोई भी पर्सन को उसके पास पावर है कि वो सर्च कर सकता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्मगलिंग तो नहीं हो रही, इन सब चीजों से रिलेट कर सकता है। सीजर ऑफ गुड्स, वो गुड्स अपने पास रख सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो स्मगलिंग हो रही है गुड्स, तो वो क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है, सीज कर सकता है। या फिर किसी पर्सन को जो गुड्स स्मगलिंग कर रहा है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 एक कस्टमर ऑफिसर के पास पावर होती है। पहला क्या, वेयर हाउस डिक्लेयर कर सकता है, वेयर हाउस बनवा सकता है, सेटिंग अप कर सकता है, जैसे सर्च कर सकता है, कोई भी विशुअल हो गया, कन्वेंस हो गया, पर्सन हो गया, कोई भी गुड्स को सीज कर सकता है और कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। कौन, हमारे कस्टम ऑफिसर्स। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम लॉ, पर्सन इंचार्ज, कौन कौन पर्सन ऑफ इंचार्ज होते हैं, फिर से ये इंपॉर्टेंट बात है। मास्टर इन केस ऑफ विसल, अगर कोई विसल है तो वो मास्टर होंगे। ठीक है, मास्टर वो पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। कमांडर और पायलट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है
ठीक है। तो कमांडर हो गए या फिर पायलट हो गए, ये हमारे पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। कंडक्टर, गार्ड और एनी अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इन केस ऑफ ट्रेन, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। ड्राइवर और अदर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस और एनी अदर कन्वेंस, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंचार्ज। विशल की बात करें, सेम शिप, तो जो शिप के मास्टर होते हैं, जो शिप चला रहा होता है, वो पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। एयरक्राफ्ट की बात करें तो जो कमांड कर रहा है या फिर पायलट है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एयरप्लेन की बात करें तो उसमें कमांडर और पायलट हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। ट्रेन की बात करें तो कंडक्टर होंगे, गार्ड हो गया, ठीक है। और जो जिस पर्सन के डायरेक्शन पे या जिस पर्सन के डायरेक्शन पे वो ट्रेन चली है, वो हमारे क्या कहते, पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। ड्राइवर अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, अगर मान लिया जाए कि कोई ट्रक से हमारा कोई भी गुड्स जो होता है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है, ट्रक से हो रहा है, मान लिया ट्रक से हो रहा है, तो उस टाइम में जो ड्राइवर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे पर्सन इंचार्ज कहलाएंगे। अब बात करते हैं, अब हमने पता कर लिया कि पर्सन चार्ज, तो एक पर्सन ऑफ चार्ज, पर्सन ऑफ पर्सन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है ये भी देखें। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबमिटिंग इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट वो सबमिट करेंगे, ठीक है। इंश्योरिंग दैट कन्वे कम थ्रू द प्रॉपर रूट, जो रूट बनाई गई है उसी रूट के द्वारा कोई भी कन्वेंस आए, ये नहीं कि कहीं और से उस तरीके से ना, ठीक है। इंश्योरिंग कन्वेंस लैंड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, जो भी हमारी कन्वेंस आ रही है वो सही तरीके से किसी दूसरे हिस्से में, जैसे जो बॉर्डर बन रखे हैं उसी बॉर्डर के हिसाब से आए, दूसरे उसमें ना जाए। हमें जाना था भारत के हिस्से से, हम जान ले नेपाल से नहीं, हमें प्रॉपर रूट से ही आए, ठीक है। इंश्योर गुड्स आर लोडेड अनलोडेड बाय द ओनली आफ्टर प्रॉपर परमिशन और ऑर्डर, कोई भी गुड्स अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें कस्टम ऑफिसर से पूरी अप्रूवल के साथ करें, इंपोर्ट करना है तो हमें बिल ऑफ एंट्री के परमिशन के द्वारा ही करें। हमें ये सारी चीजें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्सन इन चार्ज की, सिंपल ना। अब एक ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट में डाल ले, इस बार आने के भी चांसेस है, मेरा एक ओपिनियन है कि इस बार आने के चांसेस भी। सो द इंपोर्ट मैनिफेस्ट किसका, द इंपोर्ट मैनिफेस्ट मीन द रिपोर्ट which is required to be delivered under section 13 which state that person in charge in the case of vessel and aircraft, किसकी बात कर रहे हैं, vessel and aircraft, अगर वो शिप से आ रहा है या फिर एयरप्लेन से आ रहा है, shall deliver to the proper officer an import manifest prior to arrival of vessel and aircraft, ठीक है। मान लीजिए पर्सन इंचार्ज है, अगर वो विशल एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं या फिर वेसल से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर डिलीवरी करने से पहले, किससे डिलीवरी करने से पहले, सॉरी, या तो अराइवल, सॉरी इंपोर्ट की बात हो रही है, तो अराइवल करने से पहले वो प्रॉपर ऑफिसर से एक कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है, या फिर रिपोर्ट करेंगे। इन केस ऑफ विसल एंड एयरक्राफ्ट, कहाँ लिखा है, प्रायर टू अराइवल ऑफ द विसल एंड एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ व्हीकल within a 12-hour post the arrival at the custom station in the prescribed format, ये क्या है, यहाँ प्रायर अराइवल होने से पहले हमें अप्रूवल लेना है, और इन केस ऑफ व्हीकल जब हमारा अराइवल हो गया उसके बाद 12 घंटे के अंदर हमें कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। नाउ also it is imperative to note that import is complete only when the goods so imported are clear for on consumption. Now स्टेबलाइजर ऑन कस्टम, ये तो हम वैसे भी पढ़ लेंगे, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सो कस्टम regulated the import and export CRIE, ठीक है। then import and export allow only to at a designated port, then government appoint a port custom designated area within port, the area would be taken embark for loading unloading, custom officer appointed to the custom officer appointed to administrator, then commissioner of custom supported by the junior deputy assistant operation and inspector, ठीक है। ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। टाइप ऑफ पोर्ट, ये भी आते हैं क्वेश्चन। तो जो हमारे पोर्ट्स हैं वो कितने प्रकार, सी पोर्ट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन हो सकते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स हो सकते हैं, कंटेनर फ्राइट स्टेशन अटैच टू पोर्ट हो सकते हैं। ये हमारे इतने 5 टाइप के हमारे पोर्ट्स हो सकते हैं जहां पे हमारे गुड्स जो होगा वो इंपोर्ट करेगा तो वहां रखा जा सकता है, वहां उतारा जा सकता है, ठीक है। मोड ऑफ क्लियरेंस,
अगर हम कोई भी गुड्स ले जा रहे हैं तो वो किस रास्ते से या फिर किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, वो हमारे रास्ते दिए हुए। रेगुलर कार्गो हो सकता है, कोरियर से करवा सकते हैं, फॉरेन पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं, बैगेज से भी हो सकता है। अभी होता क्या, अगर सी द्वारा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कार्गो क्लियरेंस, एयरप्लेन, ठीक है, तो हमारा कुरियर हो गया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस अलग हो गया, बैगेज जो हमारा बैग जो होता है उससे अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक तरीके का हमारा मोड ऑफ क्लियरेंस होगा। 4 तरीके हो, रेगुलर कार्गो, कुरियर हो गया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो गया, बैगेज। अब इनसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट थ्रू सी रोड या फिर कार्गो क्लियरेंस भी बोला जा सकता है। फॉर द कैरियर सेक्शन थर्ड, फिलिंग द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट प्रायर टू अराइवल ऑफ विसल। मैंने पढ़ा था विसल और एयरक्राफ्ट के टाइम में हमें इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है प्रायर टू अराइवल, प्रायर टू अराइवल, ठीक है। IGM is generally filled on the basis of bill of landing and airway bill is issued by the carrier. It contains detail around the shipper, consignee, number of package, description of good, date, vessel, etc. ठीक है। एंटी इनवॉर्ड ग्रांटेड बाय द कस्टमर, और जो एंट्री है वो गारंटी करी जाती है कस्टम ऑफिसर। फॉर द कस्टोडियन, कस्टोडियन अपॉइंटेड बाय द कस्टम्स, जो हमारे कस्टम है उनके द्वारा कस्टोडियन अपॉइंट करे जाते हैं। कस्टोडियन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अनलोडेड गुड्स, जो हमारे गुड्स अभी तक अनलोड नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 बात करेंगे। जो अभी हमारे गुड्स अनलोड नहीं हुआ है फिर लोडेड हुए हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना किनका काम है, कस्टोडियन का। द कस्टोडियन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट गुड्स डज डोंट लीव द कस्टम एरिया that is cleansed without proper authorization from the custom office. Simple. For the importer क्या क्या होनी चाहिए, ये दे रखा है। बिल ऑफ लेडिंग होनी चाहिए, बिल ऑफ लैंडिंग होनी चाहिए, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, प्रोडक्शन लिटरेज, लाइसेंस रिपोर्ट, जीएटी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और demerger is the charge leave by the port authority if not clear within a 13 day। demerger क्या होता है, अगर वेयर हाउस में हम कोई भी सामान लाते हैं तो अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं हटाई गई तो उस पर डिमर्जर चार्ज लगता है। देन द कस्टम अथॉरिटी नोट द बिल ऑफ एंट्री बाय साइन अ नंबर एंड डेट में होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए। डेट इज द कंसिडरेंट द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। पोस्ट द अबव प्रोसीजर असेसमेंट एज डिस्क्राइब अंडरटेकन एंड वंस एसएससी ड्यूटी इज पेड वाई टीबीआर चलान इज इशूड। ठीक है, और वो चलाना में क्या करना पड़ेगा, एविडेंस ऑफ द पेमेंट टू कस्टम अथॉरिटी, और हमें वो एविडेंस हो जाएगा कि हमारे पास हमने चलान पे कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है। किसमें, YTR 6 में। ठीक है, अब एक्सपोर्ट की भी बात करें तो जो ऊपर हमने पढ़ा वही सारी चीजें, इसमें कोई अलग नहीं दे रखा, सारी चीजें वही हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, बस इंपोर्ट मैनिफेस्ट की जगह एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट इंक्लूड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन और एंड वेयरहाउसिंग, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट की बात करें, अ कन्वेंस वेसल में रीच अ पोर्ट बट मे नॉट अनलोड द गुड्स at that port. It may hold the port for any other purpose such as the repair, replacement हो सकता है, of supply, refueling हो सकता है, etc. When the purpose is over, it may start selling the designation port. In the case 2 ports are involved, holding port known as a transit port and the destination called the port stop clearance. ठीक है, such phonemes of temporary stay at the port other than destination is called transit, and transit the good remain in the same vessel consequently reach the port of clearance। अब इसका दो जो मैं ये ट्रांजिट है और ट्रांसशिपमेंट है, दोनों का डेफिनेशन ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी हम याद करके चलेंगे। मान ली जाए यूएसए से इंडिया के लिए एक शिप आ रही है, ठीक है, शिप आ रही, सच फिनोमेनन टेम्परेरी स्टे एट द पोर्ट अदर देन डेस्टिनेशन। यूएसए से गुड्स आ रहा है, ठीक है, उसे पहुंचना क्या है, इंडिया में पहुंचना है। ठीक है, इंडिया से वो पहुंचने के लिए यहाँ से शिप गया, इंडिया से पहुंचने के बीच में वो रुका, ठीक है, कोई खराबी आ गई, बीच में रुका, कुछ खराबी आ गई, वहां पे उसने वो खराबी को सही करवाया, उस खराबी को सही करवा रहे, उस पोर्ट पे रुका है, उस खराबी को सही करवाया, फिर आगे चला गया इंडिया के लिए। तो जहां ये रुका, किसके लिए, थोड़े टाइम के लिए रुका, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे।
सो यहाँ पे बोला है फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेरी स्टेट द पोर्ट अदर देन डेस्टिनेटेड, वो इंडिया के पोर्ट पे नहीं किसी और पोर्ट पे थोड़ी देर के लिए रुका है, कुछ खराबी आ गई उसे सही करवाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिट कहलाएगा। ठीक है। और in the transshipment, however, the vessel after reaching an intermediate port transfer the goods to another vessel and second vessel into a would are transfer loaded from the first vessel carry the goods to the destination port। अब यहाँ पे क्या बोला, ये टेम्परेरी उसके लिए नहीं, किसी अगर यही गुड्स यहाँ से ये शिप जो है ये गुड्स दूसरे शिप में कर दी जाती तो ये हमारा क्या कहलाता, ट्रांसशिपमेंट कहलाता, ट्रांसशिपमेंट कहलाता कि फिर अब यहाँ से यहाँ तक इंडिया तक पहुंचना है उस गुड्स को, तो वो हमारा सिंपल सी बात करेंगे, अगर किसी टेम्परेरी पर्पस के लिए रुका है वो हमारा ट्रांजिट कहलाएगा, अगर टेम्परेरी पर्पस को ना छोड़ के किसी और पर्पस के लिए रुका है अनलोडेड करने के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, अनलोडेड दूसरे गुड्स अपने शिप से दूसरे शिप पे गुड्स ट्रांसफर करने के लिए रुका, वो हमारा ट्रांसशिपमेंट कहलाएगा। सिंपल याद करके चलेंगे, टेम्परेरी पर्पस याद रख लो, हमारा ट्रांजिट याद हो जाएगा, और उसी से रिलेटेड अगर वो छोड़ दें तो हमारा ट्रांसशिपमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रांसफर गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सेक्शन 53। अकॉर्डिंग any goods imported in conveyance and mentioned in the import manifest या import report as the case may be for transit in any conveyance to any place outside India or any custom station may be allowed to be transited without payment of duty subject to such condition may apply। अब इन्होंने कहा कि ट्रांजिट के, अब भाई मैं टेम्परेरी टाइम के लिए रुका हूँ, कोई मैं अपना गुड्स नहीं उतार रहा, कोई मैं गुड्स अपना नहीं यहाँ पे लोड कर रहा है या फिर ट्रांसफर नहीं कर रहा किसी दूसरे, तो सिंपल सी बात है हमें पेमेंट करनी नहीं है ड्यूटी। क्यों करें, हम तो क्यों रिपेयर के लिए खड़े हैं ना, हम अनलोड थोड़ी ना कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ तो मान लिया जाए कि ड्यूटी, मगर जब अगर कहीं भी हम ट्रांजिट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो हमें ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ये होगा कि हमें कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। नाउ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट, यहाँ पर भी अगर ट्रांसशिपमेंट करवा रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे हमें ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम आराम से बिना ड्यूटी पे भी करे हम जा सकते हैं। 54 बात करता है, difference between the transit and transshipment would remain the same vessel at the intermediate port। ठीक है, ट्रांजिट बोथ गुड ट्रांसफर टू डिफरेंट वेसल, सिंपल सी बात है दूसरे गुड्स दूसरे वेसल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू सबमिट फॉर एंट्री, अगर हमें क्या करना है केवल इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना है फॉर द एंट्री, क्योंकि हम वहीं जाके सही करवाएंगे ना, हम किसी पर्पस के लिए रुके थोड़ी देर के लिए रुके। बिल ऑफ ट्रांसमिटमेंट डिक्लेरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सबमिट इन द केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट। No supervision required to intermediate port transshipment process conduct under the supervision of customer। हमें जरूरत नहीं है कि कोई कस्टमर ऑफिसर हमें देखे, ठीक है, इन ट्रांजिट में ट्रांसशिपमेंट में होगा कि हाँ कस्टमर ऑफिसर के सुपरविजन में हो कि ये जो गुड्स है सही तरीके से दूसरे गुड्स पे दूसरे शिप पे ट्रांसफर हो सके। द सेम विसल रीच द डेस्टिनेशन पोर्ट, अ डिफरेंट विसल रीच द डेस्टिनेशन पोर्ट। बात करते हैं वेयर हाउस की। Imported good need not be clear for home consumption immediately at the on arrival. If imported goods which or he may not require to goods immediately or sometime to avoid demerger charge intend to re-export of such imported goods or for any other reason, he may store such good in the warehouse without payment of goods. Warehouse allow goods to be stored and thus deferment of duty. The goods are released from warehouse subject to clearance, that is post assessment and payment of duty। warehouse may be public warehouse or private warehouse और स्पेशल warehouse। सिंपल बात करिए, मान लिया जाए इंडिया में गुड्स आ रहा है, ठीक है, इंडिया में गुड आ रहा है, गुड्स आ रही है इंडिया में, गुड्स आ रहा है, तो इंडिया में गुड्स आया, ठीक है, इंपोर्ट करी गई है, इंपोर्ट करा गया, सिंपल। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स पे ला दिया गया, अब ये कह रहे हैं कि हम आज क्लियर ना करके होम कंजप्शन के लिए आज ना, हम एक दो दिन बाद ले जाना चाहते हैं, एक दो दिन बाद ले जाते हैं, वो क्या गुड्स करेंगे, एक वेयर हाउस होगा उसमें रख देंगे, वेयर हाउस रख देंगे, हाँ यहाँ गुड्स मेरे संभाल के वो अपना रख देंगे। तो जहाँ गुड्स संभाल के रखे, सिंपल सी बात नाम से पता चल वेयर हाउस, इसका मतलब हमें सामान रखने की जो जगह है हम उसे हम वेयर हाउसिंग कहा जाता है। एट द पोर्ट, पोर्ट पे बात करें, पोर्ट्स पे, ठीक है, तो वहां जो सामान रखते हैं उसे हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। अब ये सामान रखने के लिए हमें क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, डिफरमेंट ऑफ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी कि हाँ हमारा कोई सामान संभाल रहा है भाई,
तो वो तो ड्यूटी लेगा ही, वो तो टैक्स लेगा ही लेगा। तो वो गुड्स जो संभालने के लिए वेयर हाउस में रखा जाता है, वैसे वेयर हाउस कहा जाता है। अब वेयर हाउस तीन तरीके का हो सकता है: पब्लिक वेयर हाउस अंडर सेक्शन 57, प्राइवेट वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58 और स्पेशल वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58A। ठीक है। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस, पब्लिक बॉन्डेड क्या होते हैं वेयर हाउस, वो देखते हैं। देयर आर द ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडी एंड एजेंसी। जितने भी हमारे पब्लिक है वो गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा क्या करे जाते हैं, मैनेज करे जाते हैं। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस देयरिन, और जितने भी जिन गुड्स पे ड्यूटी लगती है वही गुड्स वहां रखे जा सकते हैं और कोई गुड्स नहीं रखे जा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर वुड बी रिक्वायर्ड, और जब हम वेयर हाउस में कोई भी सामान रखते हैं तो स्पेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आल्सो डबल ड्यूटी बॉन्ड वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑफ डिपॉजिट ऑफ गुड्स, और हमें डबल ड्यूटी बॉन्ड भी होने चाहिए हमारे पास। आल्सो पर्सन सीकिंग वेयर हाउस वुड नीड टू पे रेंटल वेयर हाउस चार्ज टू बी वेयर हाउस कीपर, और ये चीजें भी होनी चाहिए कि हमें रेंटल और वेयर हाउसिंग चार्ज भी पे करे होने चाहिए। ठीक है। तो पांच चीज, पहला क्या ऑन होना चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है। ड्यूटीएबल गुड्स ही अलाउ होंगे, स्पेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए और हमें पे भी करा होना चाहिए। अब बात करते प्राइवेट में, प्राइवेट पर्सन द्वारा, सिंपल से नाम से पता चला प्राइवेट पर्सन द्वारा मैनेज होंगे। आर जनरली अलाउड टू वेयर पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस आर अवेलेबल। ठीक है। यहाँ पर क्या था, पहले पढ़ लेते फिर आगे चलेंगे। ओनली ड्यूटेबल गुड्स, सिंपल सी बात है, ड्यूटेबल गुड्स ही अलाउ करे जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होनी चाहिए। डबल ड्यूटी बॉन्ड ड्यूटी वुड स्टिल रिक्वायर बट कस्टम ऑफिसर वुड नीड नॉट बी पोस्टेड एट एक्सपेंस ऑफ द वेयरहाउस कीपर। अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क देखना है, एग्जाम में आता है, फर्क आएगा ही आएगा। ये किनके द्वारा मैनेज करा जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। ये किनके द्वारा मैनेज करा जाए, प्राइवेट पर्सन के द्वारा। ठीक है। पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस नॉट अवेलेबल, सिंपल सी बात है, प्राइवेट है तो पब्लिक अलाउ नहीं है। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स, इसमें भी है केवल ड्यूटीएबल गुड्स ही अलाउ करे जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस सर्टिफिकेट, इसमें भी स्पेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डबल ड्यूटी बॉन्ड भी होनी चाहिए, इसमें भी डबल ड्यूटी बॉन्ड होने चाहिए। सिंपल, इसमें चार्ज पे करना है, इसमें चार्ज नहीं पे करना। नाउ द गुड्स सो वेयर हाउस कैन वॉरी डिपेंडिंग ऑन द वेदर दीज आर फोर 100% export oriented or were otherwise explained by the diagram below the 5 3 1 year। अगर वो कैपिटल यू कैपिटल गुड से 5 साल तक हो सकता है, अदर गुड से 3 साल से, और कोई है तो 1 साल तक हम उसे रख सकते हैं गुड्स को। बैगेज रूल इंपॉर्टेंट है, बैगेज रूल। ठीक है। बैगेज रूल जो हम पढ़ेंगे, बैगेज रूल 2016 के साथ हम पढ़ेंगे। गुड्स इंपोर्टेड बाय द पैसेंजर और मेंबर ऑफ क्रू, हमने क्या पढ़ा था, चार हमने पढ़े थे कि हम मोड ऑफ क्लियरेंस थे, उनमें से लास्ट हमारा बैगेज है। ठीक है। तो कोई अगर पैसेंजर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है तो बैग में अपने सामान भी भर के ला सकता है, तो वो भी एक तरह का मोड ऑफ क्लियरेंस कहलाता है। तो उसी से लिखा गया है कि गुड्स इंपोर्टेड बाय द पैसेंजर और मेंबर ऑफ क्रू in his baggage are classified under the one tariff heading and leave a single rate of duty. Section 70 provides that owner of any baggage shall for the purpose of clearing it make a declaration of its content to proper officer. Baggage include uncompliant baggage but exclude the motor car, alcoholic drink beyond a certain limit and good imported through the courier। सिंपल सी बात है, बैगेज में इंक्लूड किसे करा गया। ठीक है। हर चीज को। ठीक है। अनअकम्पेन्ड बैगेज बट एक्सक्लूड किसे, मोटर कार नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होनी चाहिए, उनको हम बैगेज कहा गया है। सिंपल। बैगेज रूल प्रोवाइड फॉर ड्यूटी फ्री क्लियरेंस अप टू सर्टेन लिमिट, और बैगेज में हमें कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं अगर वो एक लिमिट तक है तो। of articles such as personal effect, travel survivor and other article were carry on person or in accompany baggage of passenger arriving in India. Personal effect means thing required for satisfying daily necessary but does not include jewelry. Generally duty free allowance allow India resident और foreigner resident in India, इन सब के लिए अलाउ करा गया ड्यूटी फ्री अलाउंस। अब कितने लिमिट तक अलाउ करा गया वो है ये ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ ड्यूटीएबल एंड नॉन प्रोहिबिटेड आर्टिकल। रूल थर्ड बोलता है बैगेज रूल 2016 का, ऑन एन इंडियन रेजिडेंट या फिर फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन
अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। पैसेंजर अराइव फ्रॉम द कंट्री नहीं होने चाहिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार नहीं होने चाहिए। वो 50,000 तक ले जा सकते हैं, 50,000 तक ले जा सकते हैं। उनका अगर बैगेज 50,000 तक होगा तो वो ले जा सकते हैं। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये क्या है, इंडियन ओरिजिन की बात करी गई है, यहाँ पे फॉरेन ओरिजिन की बात करी गई है। अदर देन नेपाल, भूटान, वो 15,000 तक ले जा सकते हैं। एनी पैसेंजर रिजाइडिंग अबॉर्ड फ्रॉम मोर देन 1 ईयर, और मोर देन 1 ईयर किसी भी कंट्री से हो, तो वो जेंटलमैन है। अगर एक मैन है तो वो 20 ग्राम तक सोना ले जा सकता है, वैल्यू कैप उसका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक फीमेल है तो 40 ग्राम तक सोना ले जा सकते हैं, मगर उस 40 ग्राम सोने की वैल्यू जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, ठीक है। अब आता है ड्यूटी ड्रॉबैक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक रह जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जो लास्ट वीडियो रहेगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतने काफी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।